भारत ने हाल ही में एक बड़ा छात्र आंदोलन देखा जो उनकी प्रमुख मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जाकर खत्म हुआ। लेकिन इसके साथ भारत की सरकार की मुश्किलें खत्म हो गई हों, ये मानना भूल होगी। हमारे पड़ोसी देशों नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुए जेनजी प्रोटेस्ट ने तो सरकारें तक बदल डाली। नमस्ते, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं वैचारिकी। आप सुन रहे हैं विचार वित्तीय और आर्थिक मामलों के टिप्पणीकार एन चंद्रमोहन के। ये लेख उन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस के लिए लिखा है। चंद्रमोहन आगे लिखते हैं, सरकार को चिंतित होना चाहिए क्योंकि भारत के इन्हीं जेनजी में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और उससे उपजा गुस्सा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से जून 2026 के बीच 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 15.8% थी, 15.8%, जबकि पूरे देश की बेरोजगारी दर 5.4% रही, 5.4%। यानी युवाओं में बेरोजगारी देश की औसत बेरोजगारी से लगभग 3 गुना ज्यादा थी। सबसे चिंता की बात यह है कि पिछले एक साल में युवाओं की बेरोजगारी 7.4% बढ़ी, यानी कि 7.4% इंक्रीज हुई, जबकि देश की कुल बेरोजगारी दर में कोई खास बदलाव नहीं आया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से जून 2026 के बीच हर 100 युवाओं में से करीब 16 युवाओं के पास नौकरी नहीं थी। वहीं अगर पूरे देश की बात करें तो हर 100 लोगों में से सिर्फ 5 लोग ही बेरोजगार थे। यानी बाकी लोगों के मुकाबले युवाओं के लिए नौकरी मिलना कहीं ज़्यादा मुश्किल का सबब है। चिंता की बात यह है कि पिछले एक साल में युवाओं की बेरोजगारी और बढ़ी है, जबकि पूरे देश की बेरोजगारी लगभग पहले जैसी ही रही। यानी नौकरी की सबसे बड़ी मार युवाओं पर ही पड़ रही है। हाल ही में नीट परीक्षा को लेकर हुए प्रोटेस्ट के बीच एक और चिंता बढ़ाने वाला आंकड़ा सामने आया है। देश के करीब 30% युवा, 30% यूथ ऐसे हैं जो ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना नौकरी कर रहे हैं और ना ही कोई स्किल ट्रेनिंग ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी पढ़े लिखे युवाओं को हो रही है। वे अच्छी नौकरी की उम्मीद में लंबे समय तक इंतज़ार करते हैं, जबकि गरीब लोग जो काम मिलता है वही कर लेते हैं। लेकिन इंतज़ार हमेशा नहीं चल सकता। अगर हालात नहीं बदले तो ये गुस्सा हिंसा में भी बदल सकता है। 4 साल पहले अग्निपथ योजना के विरोध में ऐसा देखने को मिला था। उसी साल बिहार में रेलवे भर्ती में गड़बड़ी और पारदर्शिता की कमी को लेकर भी हिंसक प्रदर्शन हुए थे। वहाँ 35,000 नौकरियों के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया था। आज हालात ऐसे हैं कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MBA, इंजीनियर और वकील तक नगर निगम में सफाई कर्मचारी की नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर रोजगार की मांग को लेकर युवा फिर से सड़कों पर उतरते हैं तो ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम के जरिए युवाओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार भी इस बात को अच्छी तरह समझती है कि बेरोजगारी की समस्या को अब ज्यादा समय तक टाला नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल के चुनावों में गांवों और छोटे शहरों के युवाओं का अच्छा समर्थन मिला था। उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा भी किया था, लेकिन अब तक उस वादे के मुताबिक नतीजे देखने को नहीं मिले हैं। सरकार की स्किल डेवलपमेंट योजनाओं का असर भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ध्यान से सुनिएगा, PMKVY के तहत अब तक 1.65 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी गई। साल 2015 में योजना की शुरुआत हुई थी। इसका मकसद था युवाओं को अलग अलग तरह की स्किल सिखाकर उन्हें नौकरी के लिए तैयार करना। अब तक इस योजना के 4 चरण शुरू किए जा चुके हैं। PMKVY का पहला चरण 2015-16, दूसरा 2016-20 और तीसरा 2021-22 तक चला था। इन तीनों चरणों में लाखों युवाओं को स्किल देने ट्रेनिंग दी गई। लेकिन नतीजों की बात करें तो ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं में से सिर्फ करीब 43% को ही नौकरी मिल सकी। यानी हर 100 युवाओं में से लगभग 57 ऐसे थे जिन्हें ट्रेनिंग के बाद भी रोजगार नहीं मिला था। फिर आया PMKVY का चौथा चरण। इस बार सरकार ने नियम बदल दिया। अब ट्रेनिंग देने वालों के लिए नौकरी दिलाना जरूरी नहीं रहा। सरकार का कहना है कि युवाओं को ऐसा हुनर सिखाया जाए जिससे वे नौकरी भी कर सकें और चाहे तो अपना काम भी शुरू कर सकें। लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग देने से बात नहीं बनेगी। बड़ी कंपनियों को भी आगे आना होगा ताकि ट्रेनिंग के बाद युवाओं को नौकरी मिल सके। दूसरी चुनौती ये है कि भारत के ज़्यादातर लोगों की पढ़ाई और हुनर दोनों ही दूसरे देशों से पीछे हैं। भारत में एक औसत व्यक्ति ने 8 साल से भी कम पढ़ाई की है, जबकि चीन में ये औसतन एवरेज लेवल पर 14 साल है। वहीं भारत के सिर्फ 5% लोगों को ही काम सीखने की सही ट्रेनिंग मिली है, जबकि जापान में ये 80% और दक्षिण कोरिया में 96% है। युवाओं की उम्मीदों और उनके भविष्य को नज़रअंदाज करना किसी भी देश के लिए खतरनाक हो सकता है। सिर्फ वादे करने से बात नहीं बनेगी। अगर युवा आंदोलन आगे की दिशा में तय करते हैं
तो उन्हें अपने पड़ोसी देशों के अनुभवों से भी सीख लेनी चाहिए। नेपाल में युवाओं की बेरोजगारी और नेताओं से बढ़ती नाराजगी ने सरकार बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि उसने पूरे देश की राजनीति को बदल दिया। वहीं श्रीलंका में महंगाई और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की कमी ने लाखों लोगों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया था। भारत में भी युवाओं के आंदोलन के बाद सरकार ने कुछ अहम फैसले जरूर लिए हैं, लेकिन असली चुनौती अभी भी खत्म नहीं हुई है। जब तक युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके नहीं बनेंगे, तब तक उनकी नाराजगी और भविष्य को लेकर उनकी चिंता बनी रहेगी। आखिरकार भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। अगर यही युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी के लिए संघर्ष करते रहे, तो इसका असर सिर्फ उन पर नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और भविष्य पर भी पड़ेगा, इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। ये थे हमारे एक्सपर्ट के विचार। आपका इन विचारों से क्या राब्ता है? क्या आप इनसे सहमत हैं, असहमत है? क्या आप राय रखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।